अच्छा, तीफी भट्ट साहब का कहना था कि मैं तो टैक्स पेयर हूँ, 30 साल से टैक्स पे कर रहा हूँ, तो जो बंदा टैक्स पे करता है वो अंडरवर्ल्ड कैसे हो सकता है? लोगों ने मुझे अंडरवर्ल्ड कहा हुआ है, मैं हूँ नहीं। अस्सलाम वालेकुम यार, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रेहान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा शराजी साहब। अमीर बालाज कत्ल केस में नई अपडेट्स आ रही हैं और हाल ही में तीफी भट्ट साहब जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक निजी टीवी चैनल पर, जिसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं। उसी वाले से अली भाई से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं? ठीक, अब आपकी हेल्थ बेहतर है? करम मौला की दात का माशाल्लाह। तो अली भाई बताइएगा, शुरू से आते हैं कि ये दुश्मनी का आगाज़ कहाँ से हुआ? क्योंकि तीफी भट्ट ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे तो समझ नहीं आती कि मेरी इस खानदान के साथ दुश्मनी क्या है। अगर दुश्मनी है ही नहीं तो इतना वावेला क्यों? एक्चुअली ये चौधराहट की लड़ाई है डे फर्स्ट से। अच्छा। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले ये लोग जो एक कश्मीरी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ से, ये मे भी मुमकिन है इस बात का, ये आपस में रिश्तेदार भी हों, ठीक है। अच्छा। क्योंकि ये दोनों ख़ानदान, एक ख़ानदान जो है वो तीफी भट्ट ग्रुप जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के करीबी हैं, और जो दूसरी तरफ टीपू और बिल्ला ट्रक्का वाला ख़ानदान है, ये बिलाल यासीन और यासीन पहलवान की तरफ से बेगम कुलसूम नवाज मरहूम के जो करीबी ये अजीज़दारी बनती है इनकी। तो दोनों ख़ानदान आपस में रिलेटिव भी हैं और कश्मीरी भी हैं, और कश्मीरी आपको पता है कि बड़ी बहादुर और जंगजू कौम है, और ये जिस बात पे अड़ जाते हैं फिर ये अड़ ही जाते हैं। ये बात पे सिर्फ फजूल अड़े हुए थे टीपू ट्रकों वाले की हद तक। उसके बाद तो टीपू ट्रकों वाला मर्डर हुआ, उसके बेटे ने सुलह नहीं की। अभी ये तीफी भट्ट का इंटरव्यू जो आया है उसमें इससे पहले भी सब लोगों को पता था, जो करीबी लोग हैं उनको पता था कि बिलाज उनके साथ फोन में टचअप था, कि वो कहते कि मेरे साथ 1.5 साल फोन पर बात करता रहा है, और जब फायरिंग भी हो गई फिर भी वो फोन पे राब्ते में था, ठीक है। तो तीफी भट्ट ने उसको एक मरतबा ये भी कहा कि भतीजे तो चंगा नहीं किया, गोली चला के। हालांकि गोली वो परली तरफ चली थी, दूसरे घर जो ग्वाल मंडी में इनका गोगी भट्ट के घर में लगी थी दीवारों शिवारों को, तो उन्होंने कहा कि भतीजे तो चंगा नहीं किया। उन्हें कहा जी मैं ताड़े घर गोली नहीं चलाई। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं हम पीछे से, ये दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ। ठीक है। ये दुश्मनी का आगाज एक महज एक चौधराहट, ईगो और एक गलतफहमी की बुनियाद पर है। इसकी जो बेस है, जो कि इस बंदे को सारा पता है, जिन्होंने कल खुल डुल कर इंटरव्यू में कह दिया कि मुझे नहीं पता कि ये मेरी इनके साथ दुश्मनी क्या है। बेसिक दुश्मनी इनकी चौधराहट पर है, और बेसिक दुश्मनी जो इनकी इस बेस पर है कि आप ये देखें, एक बात उन्होंने अपने मुंह से ये कही है कि मैं 30 साल से अंजुमन ताजरान का सदर हूं। तो 30 साल में कोई और उनके मुकाबले में सदर आया ही नहीं है, ठीक है। चौधराहट की लड़ाई है, और ये जो खानदान है बज़ाहिरी तौर पर कारोबारी हैं, टैक्स पेड हैं, दोनों टैक्स पेड होने के बावजूद अंडरवर्ल्ड में अपनी गिरफ्त इतनी ज़्यादा रखते हैं कि जिसमें ये अपने मर्जी के इलाकों में SHOs लगवाते हैं। अच्छा, तीफी भट्ट साहब का कहना था कि मैं तो टैक्स पेयर हूँ, 30 साल से टैक्स पे कर रहा हूँ, तो जो बंदा टैक्स पे करता है वो अंडरवर्ल्ड कैसे हो सकता है? लोगों ने मुझे अंडरवर्ल्ड कहा हुआ है, मैं हूँ नहीं, मैं कारोबारी शख्सियत। अंडरवर्ल्ड जो नाम होता है, एक तो वो अंडरवर्ल्ड उस शख्स को कहते हैं जो पूरी दुनिया पे अपनी गिरफ्त रखता है। तो ये जो पाकिस्तान की हद तक गिरफ्त है, आप बज़ाहिरी तौर पर तीफी भट्ट के कद पर ना जाएं, वो वैसे बहुत कदावर शख्सियत है कि वो अपने घर में कोई छोटा मोटा भी उनका फंक्शन होता है, लाइक उनकी बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, या पिछले दिनों उनकी मिसेज फौत हुई थी, उस तकरीब कुलों की तकरीब में पूरा पाकिस्तान के ताजर आए, दूसरे लोग आए, इवन के हर बंदा उनके घर फातिहा के लिए गया। ये बहुत कदावर शख्सियत हैं। इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ दौर में परवेज़ मुशर्रफ साहब जो सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने ग्वाल मंडी में आकर बसंत मनाई। ये बहुत कदावर शख्सियत है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो जो मरहूम आरफ मीर टीपू है, वो जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कहते थे, तकरीर उन्होंने की शालमी चौक में जलसा किया, उन्होंने कहा कि ये आरफ मीर टीपू नहीं मरा, ये मेरा सगा भाई मरा है। अच्छा। तो आप इस चीज से इनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं ये दोनों पार्टियां किस कदर कदावर हैं। और एक बात पर तीफी भट्ट साहब ने ये भी बात खोल कर बता दी है कि ये जो
बलाज अब मर्डर हुआ है, इसकी मेजर रीजन क्या है कि तारक बशीर चीमा जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज लगा हुआ था नसीराबाद में, जो भी हाल ही में मर्डर हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो उनको उन्होंने नॉमिनेट करके कि ये कहा कि उन्होंने बेगुनाह मेरे घर पर रेड की है और इस बेस पर की है कि ताकि मैं आगे से पुलिस के साथ मज़ामत करूं तो मेरा पुलिस में मुकाबला हो जाए। तो मैं खुश नसीबी से या मुझे कोई खबर हो गई तो मैं इधर उधर हो गया, जो भी हुआ वट एवर। तो उन्होंने ये बात खुलकर, आप ये बताएं कि एक क्रिमिनल आदमी हो या उसका इस तरह की हवा हो तो उसको एसएसपी इन्वेस्टिगेशन चौधरी शफकात ये पूछ रहा है फोन करके कि यार जफरी नत 5 बंदों के साथ मर्डर हुआ है लक्ष्मी चौक में, तो आया इसमें टीपू बेगुनाह है या गुनाहगार है? आप उसके कद का अंदाजा इस जगह पे जाके लगाएं कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अपनी इन्वेस्टिगेशन एक मुखालिफ ग्रुप के बंदे से पूछ रहा है कि भट्ट साहब टीपू बेगुनाह है या गुनाहगार है। ये उनके इंटरव्यू की बात है, उन्होंने खुद उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ये बेगुनाह है टीपू। ये उन्होंने अपनी आला दर्फी का भी जो मुजाहरा किया है ना, अवाम के सामने आला दर्फी का मुजाहरा किया है कि मैंने टीपू को एक दफा वो मर्डर होने वाला था तो मैंने उसको जो है चद्दड़ साहब एसपी थे उस वक्त के, मोहम्मद खान चद्दड़ साहब, उनको मैंने फोन करके ये कहा कि इसने मर्डर हो जाना, इसको बचा लें। तो फिर उसने टीपू ने इस बात की तस्दीक भी की कि तीफी बट का मेरे ऊपर ये एहसान है, मैं कभी जिंदगी में इसका ये एहसान उतार दूंगा। तो बात अब देख लें कि इन दोनों पार्टियों के कद कितने कितने बड़े हैं। तो ये इनकी लड़ाई जो है सिर्फ मेरे ख्याल के मुताबिक टीपू मरहूम तक जो थी ना, वो एक ईगो की लड़ाई थी। अगर टीपू मरहूम ये लड़ाई को ख़त्म कर सकते थे, वो मुका सकते थे इस लड़ाई को, इसके आगे एक शीशा पिघलाई दीवार खड़ी कर सकते थे, क्योंकि उनके बाप को जो था ना वो मर्डर किया था नीफे और बाबे ने। ये बिल्कुल आम फेम बात है। और ये करवाया था भोले सुनियारे ने, उसकी रीजन कुछ और बनी थी। बाबा हनीफा उस वक्त इतनी पावर में नहीं थे कि वो इतने बड़े थम के, लाहौर का ये बहुत बड़ा थम था। इनके साथ ताल्लुकात उस वक्त यासीन पहलवान वो बड़े मशहूर शख्सियत थे कि जिन्हें मियाँ नवाज शरीफ अगर जलसा करें यादगार में तो वो आगे आके उन्हें रुक कर मिलते थे। रिश्तेदारी की बुनियाद पर भी वैसे भी उनसे प्यार करते थे, एहतराम करते थे, वो काबिल इज्जत आदमी थे। तो उनके साथ ताल्लुकात थे, वैसे अच्छे बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात थे। ठीक है। तो बाबा हनीफा जो थे वो इस पोजीशन में नहीं थे कि इतने बड़े कादावर बंदे को वो कत्ल कर सकते। वो एक बंदा इनके पास था कैसरा, ये एक कत्ल में, मीरुद्दीन के कत्ल में ये दोनों तीनों पर्चे हो जाता है इनका। इनके एक दादे का नाम भी मीरुद्दीन अल मरूफ बिल्ला ट्रक्का वाला है, एक मीरुद्दीन गुज्जर है जो शानी लीली गुज्जर जो है लड़के मर्डर हुए हैं, उनका वो मामू लगता था। उस कत्ल में ये तीनों चलान हो जाते हैं। बिल्ला पहलवान भी पकड़ा जाता है पर वो छूट जाता है, उसका न्याय नहीं हो जाता, वो छूट जाता है। और वहां पे जो है ना टीपू बाबा हनीफा ये अरेस्ट हो जाते हैं, ये जेल चले जाते हैं। उसमें जल्दी जमानत टीपू की हो जाती है, आरफ मीर अल मारूफ टीपू की जमानत हो जाती है। तो बाबा और हनीफा इस बात का रंज बना लेते हैं। तो इनके पास कोई डेरे पे था कोई कैसर उर्फ कैसरा नामी शख्स था। इन्होंने बिल्ले ट्रक्का वाला ने इन्होंने अब्यूज बहुत किया, बदतमीजी करना शुरू कर दी, लेट डाउन करने की कोशिश की। वो जाहिर बात है नीफा और बाबा ने बिल्ला ट्रक्का वाले के हम भी बदमाश हैं, हमने 3-4 कत्ल, हमको इनके कमी नहीं है, मुलाजम नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि वो उनके गनमैन थे, वो उनके गनमैन कभी भी नहीं थे। उनके साथ आना जाना था, बैठना उठना था, उनकी अपनी एक हैसियत थी, अपना एक मकाम था। जैसे अब कल कोई बंदा ये कह देगा कि जी ये जो एहसन शाह है ये बिलाज का गनमैन था, तो ये बात सच नहीं है। अगर उसे गनमैन छोड़ के कुछ भी कह दें तो वो बात सच समझी जा सकती है। चंद अरसा कबल आप इस बात को ये भी कहें कि उसके गनमैन ने उसे मरवा दिया, तो ये बात लोगों की जहन में इस तरह धूल झोंकने के लिए काफ़ी है। बिले पहलवान ने ये फैसला किया कि ये जो बाबा और हनीफा है ये काफ़ी मुझे इंसल्ट मेरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने इनका बुरा करने की कोशिश की और उसने भेजा कैसर और कैसरे को शाहनूर में जाके इनका कलाकुमा करने के लिए। तो वो वहाँ पे जाता है तो वो उसका उनके सामने बाई फेस आमना सामना नहीं हो सकता। वहाँ पे एक पीर चक्री नामी शख्स था जिसका भोले सुनियारे के साथ अच्छा ताल्लुक था और बड़ा प्यार मोहब्बत था, कोई जिस तरह मर्जी का उसे आप समझ लें, उसका ताल्लुक था अच्छा। अब आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव ये अवाम इसमें कमेंट्स में बता देगी इसकी। उसको वो पीर चक्री जो है ना कैसरे को देख रहा हो, कहता कैसरे तुम किधर हो? उसने कहा मैं कहीं काम आया हूँ। वो उसके साथ कोई इस तरह की नौका चौकी होती है। वो
पीर चक्री को मार के ना अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद कर लेता है। ठीक है, कैसरा। कैसरा। तो उस वक्त के दौर में फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो ना इतना तेज दौर था। कुछ दिन गुजरते हैं तो वो भोले सुनहरे को इस बात की खबर हो जाती है। भोला सुनहरा लोगों से पूछता है कि ये मेरा जो करीबी दोस्त था इसको किसने मर्डर कर दिया।